दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो हम करते हैं ये सोचकर कि हम अपने स्टॉक को रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 3 4 5 साल तो उसको सेल नहीं करने वाले। लेकिन जैसे ही हम बाई करते हैं किसी भी सर्टेन शेयर में, उसके प्राइसेस नीचे जाने लगते हैं और 1 2 3% नीचे जाते ही हम पैनिक में आते हैं, उसे लॉस बुक करते हुए सेल करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। और ऐसा करते करते 3 4 5 बार के बाद हमें एक बड़ा लॉस होता है और मार्केट से हम तौबा कर लेते हैं, मार्केट में फिर वापस नहीं आते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एक सर्टेन फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाले हैं, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसको कि हमें डिप्लॉय करना है कहीं पे, जिससे कि हम सर्टेन रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकें, उसको डिप्लॉय करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या हम जस्ट बिकॉज कि हमें क्विक मनी चाहिए इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपका जवाब क्विक मनी वाला है तो इस वीडियो को अभी आप बंद कर दीजिए और घर पे बैठ जाइए और सोचिए कि आपकी सैलरी आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक जरिया हो सकता है आपको मनी पाने का। जहाँ तक रही बात स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, तो स्टॉक मार्केट में वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपके पास एक्टिव सोर्स इनकम या पैसिव इनकम से आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से पैसे ले लिए और आपने सोचा कि 3 महीने 4 महीने में पैसे डबल कर लिया जाए, चलो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। कंपनी के फंडामेंटल्स और डाटा, हिस्टोरिकल डाटा आपको बहुत कुछ बताते हैं और कंपनी के आंकड़ों के पीछे छुपे होते हैं उनके एक्चुअल वैल्यूएशंस। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वैल्यूएशंस पे ध्यान दीजिए, साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दीजिए। आगे हम यहाँ पे स्क्रीनर क्रिएट करेंगे, स्क्रीनर के साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्रेमवर्क मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक, अब यहाँ पर टाइम होराइजन मैटर करता है, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हमने, उसको 3 साल तक रखा भी, लेकिन वहाँ पर ना के बराबर रिटर्न्स मिलता है, 3% 5% या नेगेटिव में रहता है। तो इस पर्टिकुलर जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड होता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, उस फ्रेम ऑफ माइंड को हमें स्टॉक के प्राइस पर ना ले जाकर हमें कंपनी के वैल्यूएशंस पे ले जाना पड़ेगा, तब हमारा सोचने का नज़रिया बदलेगा। तो यहाँ पर हम स्क्रीनर पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं अपने फ्रेमवर्क के लिए इस्तेमाल करता हूँ और कैसे मैं स्टॉक की स्टडी करता हूँ। तो स्टॉक या कंपनी की स्टडी करने के लिए 2 फेजेज होते हैं। पहला फेज होता है कंपनी के फंडामेंटल्स, दूसरा फेज होता है कंपनी का बिजनेस और कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट का एनालिसिस, जो कि हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी कंपनी जब हम एनालाइज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखना होता है कि कंपनी का सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रह रहा है, और इसके साथ ही साथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि 100 रुपये का सेल्स कर रही है, किसी सर्टेन बिजनेस में है वो कंपनी, और उसने 100 रुपये का सेल्स किया, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है या कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वही यहाँ पे 80 रुपये का हो गया। तो सीधे सीधे यहाँ पे उसके पास बचे 20 रुपये में से प्रॉफिट निकालने के लिए। अब इस 20 रुपये में से मान लीजिए उसको 3 4 रुपये ही प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो 100 रुपये के रेवेन्यू पे केवल 3 रुपये का प्रॉफिट, ये थोड़ा सा एक रिस्की कंपनी हो जाती। अब ऐसे में मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका कि बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उसने 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया, एक्सपेंसेस उसके एम्प्लॉय वगैरह को, जो भी एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, सैलरीज वगैरह है, सब मिला के मान लीजिए यहाँ पर एक्सपेंसेस 60 रुपीज़ है। तो अब उसके पास 40 रुपये है यहाँ पर, इस 40 रुपये में टैक्स वगैरह देकर जो भी है उसको यहाँ पर 15 से 17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल की स्टडी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले वाले के हम स्किप कर देते हैं, इस वाले को हम स्टडी करने लगते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कंपनी की एनालिसिस करें तो वहाँ पे देखें कि उसका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, नेट प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रह रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कंपनी का ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों का 15% या उससे ज़्यादा, एंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 सालों का 15% या उससे ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लीजिए अभी तो 100 रुपये सेल्स है, इस 100 रुपये पे मान लीजिए वो 17-18 रुपये प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब 3-4 साल बाद भी 100 रुपये या 1 रुपये की सेल्स रह रही है, 17-18 का प्रॉफिट रह रहा है, तो यहाँ पर शेयर प्राइसेस बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हमने 50-60 रुपये पे शेयर को बाई किया है, तो मोटिव ये है कि वो 70 पे जाए, 80 पे जाए, 100, 200, 500, 1000 पे जाए। अब यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होगी ही नहीं, तो शेयर प्राइसेस तो फिर मात्र डिमांड एंड सप्लाई की वजह से तो हमेशा बढ़ या घट नहीं सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें इस पर्टिकुलर डाटा पे भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सेल्स का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह रहा है? सेल्स ग्रोथ 3 सालों का एटलीस्ट 10% या उससे ज़्यादा, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे 3 सालों का 8% या उससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। अब हमें ये देखना होता है कि कंपनी डेट के मामले में कमज़ोर है या मजबूत है। कमज़ोर कंपनी कौन सी होती है? कमज़ोर कंपनी वो कंपनी होती है जिसके के पास बहुत सारा डेट है। डेट ख़त्म करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मान लीजिए एक कंपनी है, वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वोडाफोन आइडिया के पास इतने सारा डेट है कि उसका जो ड्यूज का इंटरेस्ट है, डेट का इंटरेस्ट है, वही 5-6 हज़ार 7 हज़ार करोड़ हर साल हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों को डेट रिड्यूस करने या ख़त्म करने में ही अपने सारे प्रॉफिट्स निकाल देने पड़ते हैं। तो हमें कोशिश यहाँ पे ये करनी होगी कि डेट टू इक्विटी 1 या उससे कम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेट टू इक्विटी 1 या उससे कम। ठीक है, इसके साथ ही साथ आ जाता है पियोत्रोस्की स्कोर। अब पियोत्रोस्की स्कोर जो है 9 पैरामीटर्स का एक स्कोर है। इन 9 पैरामीटर्स में बहुत सारे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको लिया जाता है, और हर पैरामीटर के मीट होने पर 1 पॉइंट दिया जाता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 4 से ज़्यादा का पियोत्रोस्की स्कोर हम रख ले रहे हैं। एंड अब आता है ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशंस। जनरली वैल्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टर तब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जबकि उनको वैल्यूएशन, अच्छी वैल्यूएशन मिल रही होती है। और अच्छी वैल्यूएशन कब मिल रही होती है? जब प्राइसेस नीचे गिरे होते हैं, बस बिजनेस जो है वो इंटैक्ट होता है। तो यहाँ पर या तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू ले सकते या ग्राहम नंबर ले सकते। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन करंट प्राइस। मान लीजिए यहाँ पे कंपनी का करंट प्राइस 100 का चल रहा है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 की है, यानी कि जो फेयर वैल्यू है वो 200 की होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से प्राइसेस 100 रुपए पे चले गए। तो ऐसे में वैल्यू इन्वेस्टर को यहाँ पे एक वैल्यूएशन मिल रही है, एक तरह से वहाँ पे डिस्काउंट कहा जाएगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो को। ठीक, अब इतने को हम रन करेंगे तो करीब करीब 101 कंपनियां निकल के आ जाएंगी। आप स्क्रीनर पर जाके इसको देख सकते हैं रन करके। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें मैनेजमेंट वगैरह की भी एनालिसिस करनी होती है, एंड कई सारे इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं जिनकी एनालिसिस करनी होती है। तो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रमोटर शेयर होल्डिंग कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 40 हो। एंड प्रमोटर प्लेजिंग जो है, वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग की जो प्लेजिंग है, यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेज परसेंटेज जो है वो हम कह देंगे कि लेस देन 4 हो। ठीक, ये हम रन करते हैं तो मात्र 80 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही। ठीक, अब यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं, कंपनियाँ भी होती हैं जिनमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन तो कम होता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ उनकी बढ़िया रही होगी। डेट हो सकता है उनके पास कम हो सकता है किन्हीं कारणों से वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी हो। तो यहाँ पर वेल सेटल्ड कंपनियों के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का हम रख लेते हैं। इसको रन करेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 34 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अगेन किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर एक सर्टेन फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं जिसके जरिए फर्दर एनालिसिस किया जा सकता है। अब इसको लेकर आप एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। जैसा कि हमने कहा
कई सारे इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हमें कंसीडर करना होता है, जैसे कि मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, आने वाले समय के लिए प्रोडक्ट पाइपलाइन में क्या है, और साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या हैं कंपनी के, एंड इसके साथ ही साथ कंपनी के पास ऑर्डर बुक कैसे हैं। ये सब हमारे लिए स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर सीखने को मिला है। तो लाइक जरूर से जरूर करिए वीडियो को, कोई भी सवाल हो इसके रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए। और हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फायर्स के साथ चाहें तो ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे वीडियो सीरीज शुरू करी है S4R पर, आप वहाँ पर चाहे तो हमें अप्रोच कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।